तो सबसे पहला क्या है जी हमारे पास, ये बोलता है कि हमारा जो पेपर आएगा 100 नंबर का आएगा आपको 8th वालों को, ठीक है जी। 100 नंबर का पेपर आएगा हम लोगों का, और 100 नंबर में से जो हमारा पेपर है आपका, ठीक है, ये बोलता है कि हमारा पेपर 100 नंबर का आएगा। 100 नंबर में अब देखो सेक्शन ए हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास जो एमसीक्यूज है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे पेपर में आप लोगों को, ठीक है, तो कितने मार्क्स के आ रहे हैं आपके, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज। अगर हम 10 में 100 पास होने की बात करें तो नॉर्मल हम बोलते हैं ना 33%, तो मतलब कम से कम 33 मार्क्स आपके आने चाहिए, ठीक है जी। तो इसमें देखो एमसीक्यूज कितने हैं, 20 एमसीक्यूज है आपके पास, और उसके बाद हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन देखो, 1 मार्क्स की, तो 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, हमारे पास 10 आ रहे हैं, ठीक है जी। और उसके बाद बच्चों हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके, 2 मार्क्स के भी हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो कितने हो गए ये 20। तो देखो लगभग हमारे पास 30 मार्क्स के तो एमसीक्यूज ही मान के चलो आप, ठीक है ना, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है हमारे पास, और क्या बोलते हैं जो 10 नंबर के हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स होंगे या छोटे से क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज ही होंगे एक तरीके के, बट उसमें क्या ऑप्शन नहीं दिया होगा, बस एमसीक्यू टाइप होगा, छोटा सा होगा, बट उसके आंसर नहीं देंगे। 30 मार्क्स, अब जिसने 30 में 25 ले लिए, आगे थोड़ा बहुत और कर ही लेगा तो अच्छे मार्क्स तो ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास बच्चों जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास, इसके बाद और 3 मार्क्स के लिए हमारे पास कितने क्वेश्चन आएंगे, 10, और लास्ट है हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास 20, तो कितना हो गया 50, 70, 30, 100 आया समझ में। तो ये हमारे पास फाइनल एग्जाम का ये पैटर्न रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है कि एमसीक्यूज हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। वैसे अगर हम हल्का सा देखें तो क्या बोलता है, ये बोलता है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है। ऑप्शंस आर 0, 1 एंड -1 एंड नन ऑफ दीज, क्या होगा आपके हिसाब से, 0, यस। इस पहले का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, हमारे पास 0। ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना। अगर मैं क्या लिख दूँ 0/1, अब इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इनफिनिटी, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इनफिनिटी बन जाएगा। इसलिए हमेशा कोई भी ऐसा नंबर जिसका क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल नहीं होता, वो नंबर क्या होता है 0। और इसी के रिगार्डिंग एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका नंबर और रेसिप्रोकल दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास 1 है ना। चाहे आप 1/1 को ऐसा लिखो या इसको ऊपर लिख दो, फिर भी क्या दिखेगा वो ऐसा ही, समझ में आया। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अगला क्या बोलता है, किसी द सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एन पॉलीगन इज, किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना था हमारे पास 360 डिग्री, यस याद रखना आपने। बट जब हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे वो क्या होगा, हर पॉलीगन के लिए अलग अलग होता है। और अगर हम इंटीरियर एंगल फाइंड करने की बात करें तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n-2 × 180 डिग्री। अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन में पढ़ना है कि वहाँ पे उसने इंटीरियर एंगल लिखा है कि एक्सटीरियर एंगल लिखा है, आपका समझ में आई बात, ठीक है। तो अगर जैसे हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 में 2 गया 1, 1 × 180 इज 180, समझ में आया। उसी तरीके से अगर क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन, हेक्सागन, जो भी होगा, जितनी उसकी साइड होगी n की जगह उसकी वैल्यू को लिखेंगे, 2 से
2 से माइनस करेंगे और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसकी हेल्प से हम n माइनस 2 इंटू 180 के हेल्प से हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोई भी पॉलीगन होगा उसके इंटीरियर एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्सटीरियर एंगल चाहे कोई भी पॉलीगन हो उसका हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है? तो हम लोगों ने ना अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, इससे आप लोगों ने एक आइडिया लेना है कि भाई फाइनल एग्जाम में हम लोगों के पास किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स कैन बी देयर व्हेन थ्रोइंग अ डाइस। ये बोलता है कि डाइस, पता है ना पासा, जब मैं डाइस को फेंकता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम लोगों को कितने मिलते हैं, कितने मिलते हैं डाइस में? बिल्कुल, डाइस में कितने मिलते हैं हमारे पास? 6, क्योंकि डाइस में नंबर क्या लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6। अब पेपर में इस बार डाइस आया तो अगली बार क्या आ सकता है, कॉइन पूछ सकता है। कॉइन को अगर आप क्या बोलते थ्रो तो नहीं करो, उसमें क्या होगा, कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, या हेड मिलेगा या तो टेल। आई बात समझ में? अब कई बार अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना हो, एक कॉइन को अगर मैं फेंकूंगा, टॉस करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, टोटल आउटकम 2, ठीक है। अगर मेरे पास क्या होंगे, 2 कॉइन्स होंगे तो कितने मिलेंगे हमें, 4। 3 मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, 3 कॉइन होंगे तो कितना मिलेगा, 6 नहीं मिलेगा। इसका फॉर्मूला था हमारे पास 2 की पावर n, ठीक है। n का मतलब क्या होता है बच्चों हमारे पास, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉइन्स टॉस्टेड, या नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन टॉस्टेड। मतलब कितने कॉइन थे, 2 कॉइन थे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2, 2 2 था 4 हो गया। अगर 3 होगा 2 की पावर 3 मीन 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना हमने, 3 बार। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर क्या आएगा, 8। इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन हम लोगों को। समझ में आया आप सबको? ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है ना, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों को एमसीक्यूज में बन सकते हैं हमारे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144। अब अगर हम 144 की बात करें, अब इसमें तो सिंपल सा, जिसने वैदिक मैथ्स किया होगा आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, तो हम क्या करते हैं, वैदिक मैथ्स बोलता है पीछे से क्या करो, 2 का पेयर बनाओ और पहले वाले नंबर को देखो किसके स्क्वायर में 1 आता है, 1 1 जा 1, तो पहला आंसर आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे कई बार ऑप्शन होता है कि हम देख सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है, 1 1, अब सब में 1 है तो कुछ नहीं हो सकते। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, जो लास्ट जो आपके पास डिजिट है उसको देखो, लास्ट डिजिट क्या लिखा है आपके पास, 4। अब आप लोगों ने सोचना है किसके स्क्वायर में 4 आता है, किस के आता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 जा 4। अच्छा जी, और 4 किस में आता है बोला, 8 8 जा 64, 8 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आ गया, 4। इसका मतलब इसका आंसर या तो 14 है या तो इसका आंसर 18 है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कहीं भी उसमें क्या लिखा हुआ है, 18 के सॉरी 2 2 जा 4 ना, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास है 2। कहीं पे भी इसमें क्या लिखा है, कहीं पे भी उसने बच्चों 18 और 12 देखना, हमने कहीं लिखा तो नहीं है, 18 कहीं भी नहीं लिखा, जिसका मतलब सीधी सी बात है इसका आंसर क्या होगा, 12। डायरेक्ट करने की बात है ना। बट वैदिक मैथ्स क्या बोलता है, वैदिक मैथ्स बोलता है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले का डबल कर, मतलब फर्स्ट वाले नंबर को आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का अगला क्या होता है 2, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 को तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 2। जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया नंबर आया वो क्या है हमारे पास 2, और पुराना पहले वाला डिजिट क्या था 1। तो हमारा पहला वाला नंबर नए वाले नंबर से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। 1 छोटा है ना, 2 बड़ा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, छोटा वाला। 2 छोटा कि 8 छोटा, 2। जिसको वैदिक मैथ्स आता है वो इजीली कर सकता है डायरेक्ट ना। अगर वैदिक मैथ्स नहीं आता हम लोगों को, तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करने के 2 तरीके, या तो लॉन्ग डिवीजन या तो दूसरा क्या है हमारे पास मेथड, आपका दूसरा मेथड है बच्चों हमारे पास क्या,
दूसरा मेथड हमारे पास एक तो ये वाला, यही होता है ना, और किसी भी नंबर के लास्ट में 4 रहती है, इट मीन्स 2 से डिविजिबल होगा। 7 2 14, 2 2 4, 3 2 6, 6 2 18, 2 9 2 3 3 नहीं, तो देखो 2 यहाँ बन गया, 2 यहाँ बन गया, तो आंसर क्या है? एक 2 यहाँ से बाहर निकला आपका, एक 2 यहाँ से और एक 3 यहाँ से। 2 2 4, 4 3 12। एक तरीका ये है। एक तीसरा तरीका मेरे दिमाग में आया कि लास्ट डिजिट हमने देखना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 4। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 4 मिलेगा क्या? क्या 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 4 मिलेगा? 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 मिलेगा क्या? दैट्स इट। ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, बट रिस्क नहीं लेना, आपने प्रॉपर करना है। समझ में आया? ठीक है जी, ओके। देन अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारे पास? अगला क्वेश्चन बोलता है जीएसटी। नाम सुना आप लोगों ने? क्या होता है भाई जीएसटी? कहाँ पे लगता है? हाँ जी, गुड सर्विस टैक्स। गुड सर्विस टैक्स। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि ये डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट है कि कैसा है? अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है बोला हमारे पास, क्या पता है किसी को? डायरेक्ट टैक्स जैसे कि जो हमारी इनकम पे लग जाता है, जैसे कि आपके मम्मी पापा अगर गवर्नमेंट जॉब में होंगे, या आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं शॉप में होंगे, तो उनकी इनकम पे क्या लगता है? डायरेक्ट टैक्स जो हम लोगों को दिखाई देता है, डायरेक्टली लग जाता है हमारे पास, ठीक है ना। जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो डायरेक्ट लगता है ना हमारे पास, ठीक है, तो उस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जैसे कि हम कोई सामान किसी दूसरी जगह से खरीद के आते हैं, जैसे कि फॉरेन से कोई सामान खरीदा, उसमें कस्टम ड्यूटी लगी होती है, एक्साइज ड्यूटी लगी होती है, वो क्या हमें पता होता है? जैसे कि मैंने ये पेन खरीद लिया, इसमें तो टैक्स लगा हुआ, मुझे पता है कि कितना टैक्स है, वो डायरेक्टली मेरे ऊपर लगा क्या? इनडायरेक्टली लगा, गया तो मेरी जेब से, बट इनडायरेक्टली, उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, ठीक है। तो अब है हमारे पास जीएसटी। अब जीएसटी हमारे पास क्या लगता है? अब इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं जीएसटी को, ठीक है जी। अगला हमारे पास -3 की पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए। -3 की पावर 2 मतलब -3 को हमने कितने बार मल्टीप्लाई करना? आप लोगों ने -3 मल्टीप्लाई बाई -3, माइनस माइनस प्लस, 3 3 9। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों हमारा? ये वाला है ना, समझ में आया? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे फॉर्मूले के ऊपर आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया? ठीक है जी। अगला क्या है? नंबर ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स इज नोन एज क्यूब। अगर एक नंबर को मैं क्या करूंगा? 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका क्यूब। तो मतलब जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 3, है ना। तो याद रखना, कभी भी किसी भी एक नंबर को 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब। और वर्ग क्या बोलते हैं? स्क्वायर कब होगा? उसी नंबर को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम बोलेंगे उस नंबर का स्क्वायर। समझ में आया? और स्क्वायर रूट क्या बोलते हैं? क्यूब रूट तो आप लोगों को पता है। उस नंबर के हम क्या करते हैं? फैक्टर्स बना देते हैं और 3 3 का पेयर करके उस क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर है ना? ठीक है जी। अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को अगला क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है व्हाट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द होल नंबर। ये बोलता है कि क्या बोलते हैं? व्हाट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द होल नंबर। अब बात आती है कि होल नंबर्स होते क्या है? होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? हमारे 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते हैं, वो सारे क्या हमारे पास होल नंबर्स है। ये बोलता है कि व्हाट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय
एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग होल नंबर्स। ये बोलता है कि भाई होल नंबर क्या हुआ हमारे पास, मान के चलता हूँ 5 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर शुरू होता है 0 से इन्फिनिटी, मतलब 5 भी होल नंबर हुआ कि नहीं हुआ, फिर हुआ ना। तो ये बोलता है कि 5 में द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द होल नंबर। ये बोलता है कि अगर मैं होल नंबर्स को आपस में ऐड कर दूं, है ना, कितना है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बोलता है कि हमें कौन सा नंबर मिलेगा। हमें होल नंबर मिलेगा, रैशनल मिलेगा, नेचुरल नंबर मिलेगा, कि इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, होल नंबर मिलेगा। ठीक है। और अगर अगर देखो होल नंबर अगर मैं 0 मान दूं, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 में मैं 0 ऐड करूं या 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 इज होल नंबर। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास होल नंबर। ठीक है, डायरेक्ट ना पूछ के हमारे क्वेश्चन को ही देखो। उसके बाद बोलता है द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम डैश ईच अदर। जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है बच्चों, पैरेललोग्राम पता है आप सबको, पता है ना। तो जो हमारे पास पैरेललोग्राम होता है कुछ ऐसा जैसा होता था ना, हम बोलते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होती है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, ठीक है, जिसमें ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल भी होती है और आपस में पैरेलल भी होती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके डायगोनल्स मींस ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली ये वाली लाइनें, ये क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, किसी एक पॉइंट पे काटती है। कैसे काटती है, इक्वल पार्ट्स पे काटती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, दे विल बाइसेक्ट ईच अदर, नॉट इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटती है, बराबर नहीं काटती, सिर्फ काटती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होगा, वो एक दूसरे को बराबर भागों में काटती है। तो बराबर भागों में काटती है ना वो। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से आप सबने इस चीज का ख्याल रखना है, पता लग गया ना। ठीक है, अच्छा जी, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हम लोगों को, द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। देखो फॉर्मूला बेस्ड कितने क्वेश्चंस आ गए। एरिया ऑफ सर्कल इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर है हमारे पास, 2 पाई आर स्क्वायर है कि क्या है। अब किसी के दिमाग में, अब आप लोगों के दिमाग में दो ही चीजें चलनी चाहिए, एक तो हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर चलना चाहिए और एक पाई आर स्क्वायर। दो ही चीजें तो हमने पढ़ी है फॉर्मूले में, 2 पाई आर और 4 पाई आर तो हमने शायद पढ़ा है, एरिया में तो नहीं पढ़ा ना। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, आपका पाई आर स्क्वायर। इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है जी, 2 पाई आर क्या होता था हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, याद है ना, सर्कमफेरेंस। ठीक है, और 2 पाई आर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये भी एरिया बट सर्कल का नहीं है, वो आपके हेमिस्फीयर का है। ठीक है, पता लगा ना। ठीक है, अगला क्या बोलता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। अगर क्यूब की साइड कितनी है हमारे पास, क्यूब क्या हो हमारे पास, कुछ ऐसा ही होता है ना। चलो मान के चल क्यूब ही है, अच्छा मान के चल रहे सब कुछ क्या है, बराबर है हमारे पास। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्यूब। ये बोलता है क्यूब की एक साइड कितनी है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि एरिया क्या होगा, क्यूब का एरिया क्या होता है हमारे पास, साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो एक साइड 4 है, तो 4 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 टाइम। तो कितना आ जाएगा वो, 64 आएगा कि 12 आएगा, अच्छा 64। तो 3 3 64 लिखा है, कौन सा आंसर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। जब कभी भी हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हमेशा हम क्या लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। आई बात समझ में कि नहीं आई। ठीक है, ओके देन। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब हमने पढ़ा था कि जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, कोफिशिएंट की बात करते हैं, जिसका भी कोफिशिएंट कैलकुलेट करना होगा उसके ऊपर रख लेते हैं फिंगर। ये बोला था ना, एक्स क्यूब का मैंने कोफिशिएंट कैलकुलेट करना था, एक्स क्यूब पे मैंने रख दी फिंगर। क्या दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, 4 कैसा, 4 -4। तो राइट आंसर इज विच वन, -4। इस चीज का ख्याल रखना सबने।
पता लगा ना? जो जिस भी चीज़ की कोएफिशिएंट की बात करें उसके ऊपर आपने फिंगर रख लेनी है, उसके बाद जो भी दिखाई देगा वो क्या होगा, उसका कोएफिशिएंट। ठीक है जी। अगला बोलता है 50 फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू 5 रुपीज़। अब याद रखना, जब कभी भी हम लोग रेशियो फाइंड करेंगे, ठीक है जी, जब कभी हम रेशियो फाइंड करेंगे सबसे ज़रूरी मैंडेटरी पार्ट क्या होता है हमारे पास, जो हम दो चीज़ें लिख रहे हैं, पैसा और रुपीस की बात हम कर रहे हैं ना रेशियो में, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोनों के यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम। ऐसा नहीं कि एक पैसे में चला हुआ एक रुपीस में, जैसे कि कितना था मेरे पास 50 और 5, अगर आप लोग ऐसा कर दोगे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना है, दोनों के यूनिट्स को सेम बनाना है। तो 50 पैसा छोटे वाले को वैसे छोड़ना, बड़े वाले को छोटे में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 5 रुपीज़ जो है हमारे पास, 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे हमारे पास, 5 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, 1 रुपीज़ में होते 100, तो 5 रुपीज़ में कितने होंगे हमारे पास 500। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉन में 500, तो 50 1 जा 50, 50 10 जा 500, तो आंसर क्या आ गया 1/10। तो राइट ऑप्शन इज 1:10। अपॉन का मतलब होता है रेशियो, तो राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों हमारे पास, इसका ए। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ठीक है जी। अगला क्या है जी हमारे पास, देखो 20 MCQs है, हम आज इनको डिस्कस कर लेते हैं ना। अगला क्या है जी हमारे पास, अगला क्या बोलता है, देखो फैक्टर्स ऑफ दिस, और फैक्टर वाला क्वेश्चन आ गया जो हम आजकल कर रहे थे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इनको कॉमन लेके कैलकुलेट कर देंगे। बताओ मुझे बिना कैलकुलेट करके क्या लगता है आपको, राइट ऑप्शन ए बी सी। देखो सेकंड और थर्ड तो सेम सेम ही दिया है इन्होंने, ए लगता है आपको? चलो देखते हैं तोड़, तो देखना 7a² प्लस 14a, यही है ना। तो देखो 7 को मैंने तोड़ा a इंटू ए, 14 को तोड़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू ए, ऐसे होता है 7 2 जा 14। कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, तो 7a कॉमन दिख रहा है, तो अंदर क्या बचा a, और यहाँ क्या बचा सिर्फ 2। तो राइट ऑप्शन कैसे हो गया फर्स्ट वाला, राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास 2 और 3 दोनों ही सेम है, तो जहाँ मन करे वहाँ पे लगा देना हमने। ठीक है, अगला अब ध्यान से सुनो, इसने बोला इनमें से कौन, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे नंबर जो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं मिलते सेम नंबर्स को। 81 मुझे पता है, 9 9 जा 81, 15 15 जा 225 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब जो 125 है ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास, और 325 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन ही हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, अब इसमें तो हमें क्या करना है, या तो यहाँ पे लगाना या तो यहाँ पे लगाना। मुझे पता है ना, मान के चलते अब आप लोगों को पता नहीं है कि भाई कौन परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, 325 को लिखा मैंने, इसके क्या करने, प्राइम फैक्टर्स को बनाना है आपने। 5 याद है सबसे पहले, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 13 5 जा, बच गया 13 अकेला। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है, जिसके जितने भी फैक्टर्स बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, पेयर अप होने चाहिए, नहीं है ना। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन इज व्हाट, या तो आप इसको लिखो या तो आप इसको लिखो, आपकी मर्जी, दोनों राइट है इसके। 125 क्या होता है 5 5, 25 25 5 जा 125, मतलब 5 का क्यूब होता है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब है आपका, ये क्वेश्चन ही गलत है इनका। ठीक है, अच्छा ये बोलता है कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज, कौन है इन दोनों का, क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर कौन होगा, क्या लगता है आप लोगों को? इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या करते थे हम, 6, बिल्कुल ठीक है। 12 कैन बी रिटन एज 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, कॉमन क्या आया 6, है ना। अगला क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 कैन बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ
परफेक्ट क्यूब, ये बोलता है 556 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब अब मुझे लग रहा है 2 की समथिंग पावर ही है, तो मुझे लगता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 4, बट ऐसे हम तुक्का नहीं मार सकते ना, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। और प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद, ठीक है, और प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो नंबर अकेला छूट जाता है, ठीक है, उसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए 256 का अगर मैं क्या करूं प्राइम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, देखो 2 से होता है ना 128, 264, 32 आता है ना सब प्राइम फैक्टर्स बनाना, तो 16, यहाँ पे आ गया हमारे पास 8, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1। अब क्वेश्चन किसकी बात कर रहा था, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहा था। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होगा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सबके 3 के पेयर एग्जैक्ट बनने चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस 3 के बन गए, इन 3 के बन गए, इसके भी इसके नहीं बने, इसको बनने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1 2 की जरूरत है। तो राइट ऑप्शन इज 2, 2 तो यहाँ पर है ही नहीं, जिसका मतलब क्वेश्चन भी झोल हो गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए था आपका 2, नॉट 4, 2 का आंसर ही गलत। क्वेश्चन है इन लोगों ने क्या कर दिया, आपका गलत कर दिया है, ठीक है ना। एक बार देख लेते, देखो ये 2 1 2 2 2 4 8 2 16 64 6 2 6 4 32 16 8 2 4 2 2 2 2 1 2, बिल्कुल ठीक है। 3 का पेयर इधर बन गया, 3 का पेयर इधर बन गया, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सिर्फ 2 चाहिए था, ठीक है। तो पेपर में कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना, स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास डेसिमल के बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो 1 हो या 1 से बड़ा। अगर ऐसे नॉर्मल शक्ल देखो ना, मैं नॉर्मल शक्ल देख के मुझे लग रहा है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, बट अभी मैंने देखने पर, ठीक है, बट अब यहाँ पे क्या है, जीरोज भी हैं, ठीक है, तो उनको भी करना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं हम इसको, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अगर मैंने करना होगा बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो नंबर दिख रहा है मुझे 85 लिख दिया मैंने, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, अब हम क्या करते, काउंट करते कितने जीरो थे इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 10 की पावर 13, 13 थे ना, ठीक है। तो ये वाला 13 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला। बट स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए होता है, डेसिमल चाहिए यहाँ पे। तो क्या करूँगा मैं, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई करूँगा, क्या आएगा 8.5 मल्टीप्लाई बाई, जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है आपस में, इक्वल नहीं होती। जब बेस क्या होगा, सेम होगा और आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो पावर क्या हो जाती है, आपस में ऐड हो जाती है। पढ़ा है ना, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, पढ़ा नहीं है, याद नहीं है आप लोगों को, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n, विच कैन बी रिटन एज m प्लस n। तो क्या आ जाएगा, -13 में 1 ऐड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, -12। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों, none of these। And last one is which of the following is a perfect cube। कौन है जी परफेक्ट क्यूब, अभी डिस्कस किया था हमने। 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, ठीक है। अगर नहीं आता हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, और जो भी उसके फैक्टर्स बनेंगे उनके 3 का पेयर बनाना। अगर जितने भी फैक्टर्स बने उनके 3 का पेयर बन गया तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर नहीं बनते तो वो नहीं होगा। डेट्स इतना ही हमने करना था, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा।